1 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, ये बड़ा हमला था। तो इस अटैक की ज़िम्मेदारी आपको कैसे मिली? आप उस वक़्त क्या कर रहे थे? और रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला तो? सबसे पहले धन्यवाद आपका मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। जहाँ तक और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। जहाँ तक इस ऑपरेशन की बात है, देखिए एनएसजी का एक चार्टर है और उस चार्टर के तहत आईजी ऑपरेशंस, इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस जो होते हैं, जो कि मैं था उस समय, वो रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे देश में जहाँ कहीं भी टेरर रिलेटेड ऑपरेशन जो कि अर्बन एरियाज़ में हो, और आजकल इसको एक्सटेंड कर दिया है नॉन अर्बन एरियाज़ में भी, और हाईजैक की सिचुएशन। तो जैसे IC-814 की जो सिचुएशन थी, या अमृतसर में हुआ था एक बार, अमृतसर वाले हाईजैक में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व थी। तो इस तरह के ऑपरेशन के लिए हमारी जिम्मेवारी है। हमारे पास एक एक ऐसा फोर्स रेडी रहता है जो कि 30 मिनट के अंदर अपनी लोकेशन से रवाना हो जाता है जहाँ पर उसको बोर्ड करना होता है एयरक्राफ्ट से, और 2 घंटे के अंदर हम अपने पूरे साजो सामान के साथ, जो पहली टीम होती है, चाहे 2 अलग अलग टीम होती हैं, एक हाईजैक के लिए अलग होती है और काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए अलग होती है, दोनों ही एक ऐसी हालत में होती हैं कि 2 घंटे के अंदर वो अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाती हैं। जहाँ तक आपका ये जो सवाल है कि इस हमले के बारे में कैसे पता चला, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 दिन से ये न्यूज़ चल रही थी कि एक एसपी थे सलवंदर सिंह, वो उनकी जो गाड़ी थी वो हाईजैक हुई थी, उनको बाद में कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। ये माना जा रहा था कि ये स्मगलिंग यूनिट है और इनका किसी स्मगलिंग नेटवर्क में इन्वॉल्वमेंट है। उसके बारे में तो आपको पुलिस ज़्यादा बताएगी, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इतना बता दूँ कि उस समय ये इस तरह का कुछ चल रहा था, तो ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा था लोगों को कि शायद ये टेरर मॉड्यूल था जो कि इन्फिल्ट्रेट करके अपने जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सांबा जम्मू वाला जो बॉर्डर है, वहाँ से आया है और उसका इरादा जो है किसी हमारे वैल्यू टारगेट पे अटैक करने का है। लेकिन 1 तारीख के दिन होते होते तक इतना इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गई थी, क्योंकि कुछ मोबाइल पकड़े गए थे और कुछ और ट्रांसमिशन पकड़े गए थे, जिसकी वजह से ये लगा कि पठानकोट में कुछ होने वाला है। एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि एयरबेस पे होगा या किसी मिलिट्री स्टेशन पे होगा, लेकिन इतना ज़रूर था कि पठानकोट एयरबेस पर होगा। तो तकरीबन तीनों सेनाओं को चीफ को बुलाया था, एक मीटिंग हुई थी एनएसए की और तीनों सेना के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद एयरफोर्स और आर्मी के सेना प्रमुखों को ये बताया गया कि आप पठानकोट में पूरी तैयारी रखिए, ताकि ऐसा कोई अगर हमला होता है तो उसके खिलाफ वो लोग कार्रवाई कर सकें। लेकिन एक एडिशनल एक तरह से प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर ये भी निर्णय लिया गया कि एनएसजी को भेजेंगे अगर मान लीजिए सिटी में कुछ हमला होता है, कोई हाईजैक सिचुएशन बनती है टेरर रिलेटेड, तो उसमें फिर हम एनएसजी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड है उस काम के लिए, तो एनएसजी को भी हुक्म दिया गया। तो हमारे डीजी जो थे उस समय, तायल साहब डीजीपी थे जो, उन्होंने हमको ये बताया करीबन शाम को 6 बजे के करीब। मैं उस समय ऑफिस में ही था और ये नए साल का पहला दिन था, 1 जनवरी था, और हम 31 तारीख को हमने कुछ प्लान बनाया था कि बाहर जाके अपने परिवार के साथ कोई डिनर वगैरह करेंगे, तो हम नहीं कर पाए थे 31 तारीख को, क्योंकि हम कहीं थोड़ा दूर रह रहे थे। तो हमने अपनी परिवार को बोला कि आज हम कहीं बाहर जाएंगे, और तभी मुझे ये कॉल आ गया कि आपको अपना जो इमीडिएट रिएक्शन फोर्स है उसको लेकर के, उसका पूरा नाम है काउंटर टेरर टास्क फोर्स बोलते हैं उसको। अच्छा। उस फोर्स को लेकर, इसमें तकरीबन 166 लोग होते हैं, एक बड़ा फोर्स होता है, एक बड़ा एनएसजी का? या बड़ा जहाज़ चाहिए इसको ले जाने के लिए, और पूरा सामान सेल्फ कंटेन्ड रहता है। इसमें कोई एडिशनल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारे जो कमांडोज हैं उनको जूता और यूनिफॉर्म पहनना और सामान को इकट्ठा करके गाड़ी में लोड करना, इतना ही रहता है काम। सो गाड़ियाँ भी हमारे पास तुरंत उसी समय वहीं मौजूद होती हैं।
तो जब ये खबर पता चली तो मैंने फिर एक अपने मन में ऐसे ही एक विचार आया कि मैंने एक दिन प्लान किया था, वैसे ही हमको मौका नहीं मिलता है, चल वो भी गया। हाँ, लेकिन देश की रक्षा का सवाल था तो हमने तुरंत, मैं घर भी नहीं गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप मेरा जो भी कॉम्बैट ड्रेस का जो भी सामान है, लड़ाई वगैरह का जो सामान है, वो आप भेज दीजिए, मैं अगले 5-6 दिन तक शायद घर ना आ पाऊँ। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया जहाँ पर हमारा ये टास्क फोर्स आ रहा था। और आपको बताऊं कि पहली बार मुंबई के बाद ये हमारा इस तरह का मोबिलाइजेशन हो रहा था, मुंबई अटैक के बाद, और हमने 30 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 20 मिनट के अंदर हम रेडी थे बोर्ड करने के लिए एयरक्राफ्ट। तो ये इतनी प्रैक्टिस हम लोगों ने मुंबई हमले के बाद कर ली थी, क्योंकि मुंबई में एक बहुत बड़ा लेसन ये था कि हमारा जो एनएसजी का फोर्स था वो डिले हुआ था। उस डिले को हमने अगले 4-5 साल में प्रैक्टिस करके, अपने और ड्रिल्स को मजबूत करके, और फिर एयरक्राफ्ट की टाइंग अप, आपको जैसे बता दूं कि हमको अब ये अथॉरिटी है एनएसजी में कि हम किसी भी एयरक्राफ्ट को, इंडियन एयरलाइंस का, इंडियन जो ऑपरेटर्स हैं उनके एयरक्राफ्ट को हम रोक के और कमीशन कर सकते हैं इमीडिएटली किसी टास्क के लिए, अगर हमको जो हमारा एक्चुअल एयरक्राफ्ट ईयर मार्क होता है किसी कारण से ठीक नहीं है, ख़राब हो गया, इस तरह की कोई बात होती है। तो इतना तक पावर दिया जा चुका है उसी समय से। अच्छा, एनएसजी को है? एनएसजी को। सो एक तरह से समझ लीजिए हमारा जो मोबिलाइजेशन था 100 में से 100 था। इसमें थोड़ा डिले, मैं ये मानूंगा डिले नहीं है, जो हमारा लेट डाउन टाइम था 2 घंटे के अंदर टेक ऑफ करने का, हमने टेक ऑफ किया, बट मैं मानता हूं कि हम शायद 1 घंटे में टेक ऑफ कर जाते, क्योंकि थोड़ा सा स्नैग हुआ था जो एयरक्राफ्ट था, तो उसको उनको थोड़ा रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम अपने बताए जो लेट डाउन टाइम फ्रेम है उसमें यहाँ से निकल गए। मेरा एक सवाल इसमें है कि जब अटैक हुआ तो पठानकोट एयरबेस पर ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है, आर्मी के लोग होते हैं, सीआरपीएफ के लोग होते हैं? आर्मी के लोग नहीं होते हैं, सीआरपीएफ के लोग होते हैं, सीआरपीएफ के भी नहीं होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लोग होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के एक्चुअली डिफेंस सिक्योरिटी कोर होता है एक, ये जो हमारे जो सोल्जर्स हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा सर्विस में लेके, क्योंकि हमारे सोल्जर जो है ना वो 30-35 साल की उम्र से ही रिटायर हो जाते हैं, तो अभी भी बहुत यंग होते हैं, बहुत, और उनको 60 साल तक नौकरी करने का मौका मिलता है डीएससी में। तो इनको एक तरह से भर्ती करके एक डीएससी कोर बनाई गई है, जो कि इस तरह के जो स्टैटिक इंस्टॉलेशंस हैं, एयरफोर्स हो गया, एम्यूनिशन डंप हो गया, कई सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर इनको हम एक पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय करते हैं। तो इनकी करीबन 60 पोस्ट उस एयरबेस के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पे लगी हुई हैं। तो जब अटैक हुआ तो ये लोग तो मुकाबला उस तरह से कर पाते नहीं है? करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस ऑपरेशन को ही देखें तो एक बहुत बड़ी घटना जो घटी वो ये थी कि इस ऑपरेशन में एक कुक थे जो कि जब इन्होंने देखा एक टेररिस्ट अंधाधुंध गोलियां फायर करता हुआ आ रहा है डीएससी लाइंस की तरफ, तब उनके पास हथियार नहीं था क्योंकि वो कुक थे, लेकिन वो पहले पहलवान रह चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक आतंकवादी को एकदम उससे लिपट गए। अब वो ना गोली फायर कर सकता था और न ही किसी दूसरे के ऊपर गोली फायर कर सकता था, न ही इसको मार सकता था। लेकिन जो उसके साथ बाकी जो 3 साथी थे, जो 4 का ये ग्रुप था, जो बाकी जो साथी थे, उन्होंने देखा अगर ये जिंदा पकड़ा गया तो उनका राज खुल जाएगा। तो उन्होंने एक्चुअली अंधाधुंध फायर कुक की तरफ किया, जिस फायर में ये जिस आतंकवादी से ये लिपटे थे वो भी ख़त्म हो गया। उनका एम एक्चुअली उस आतंकवादी को ख़त्म करना था ताकि वो जिंदा ना पकड़ा जाए, नहीं तो अजमल कसाब की तरह की सिचुएशन यहाँ पे आ गई होती।